अगला सवाल शरद सर आपसे है, यही सवाल है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हुई अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, लेकिन घर खाली करने का नोटिस थमा दिया गया, जबकि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी पिछले 4 साल से संसद नहीं है, फिर भी उन्हें अब तक नोटिस नहीं दिया गया। ऐसा दोहरा मापदंड क्यों है? देखिए, अभी प्रदीप जी ने बहुत विस्तार से बताया कि ये दोहरा मापदंड क्यों है, तो मैं उन चीजों में वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि वे कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए और ये किस तरह से उनको चारों ओर से घेरने की तैयारी हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो उनको सजा मिली है या जो लीगल प्रोसेस है उसमें कोई त्रुटि थी। जज ने सजा दी है। आखिर 2 दिन हो गए हैं, तो 4 दिन हो गए हैं, मतलब अगर आप सैटरडे संडे छोड़ दीजिए तो उसके बाद भी मंडे और ट्यूसडे 2 दिन हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी उसके इस जजमेंट के खिलाफ अपील क्यों नहीं कर रही है, मुझे समझ नहीं आती। तुरंत हाईकोर्ट से स्टे मिल सकता है। तो कुल मिला के पहले आपने लोअर कोर्ट में अपनी पैरवी नहीं की ढंग से, वहां से सजा हुई। पूरी कांग्रेस को पता था कि ये स्टे वैकेट कराया गया है, किस लिए वैकेट कराया गया तब भी पता था। पूरा ढोल नगाड़े ताशे लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां लोअर कोर्ट में जज के कोर्ट में पहुंचे कि साहब आज देखिए राहुल गांधी को जमानत को एक्विटल हो जाएगा और हम उसका जश्न मनाएंगे। तो जब आपको यही पता नहीं है कि सब ये क्या हो रहा है, किस आदमी ने पहले स्टे लिया फिर स्टे वेकेट कराया, तो पूरा ख्याल क्या, पूरा जो प्लान है वो क्या है, अगर ये आप गेस नहीं कर पा रहे हैं, आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर पॉलिटिक्स बेकार में है। पॉलिटिक्स में रहने का हक भी नहीं है ऐसे लोगों को जो समझ ही नहीं पाते कि हवा देश में राजनीति की हवा कहाँ है। और सरकार अगर या कोई भी व्यक्ति राहुल गांधी के खिलाफ केस कर रहा है और केस उस पर स्टे ले रहा है, फिर स्टे वेकेट करा रहा है, तो ये सब क्यों कर रहा है? तो कायदे से जो जितना मजबूती से केस लड़ा जाना चाहिए था उतनी मजबूती से केस नहीं लड़ा गया। उसके बाद फिर दोबारा अभी जो जो 2 दिन से मैं कह रहा हूं कि 180 पेजेस एक जितने का भी वो जजमेंट है, तो शनिवार और रविवार 2 दिन थे, आराम से पढ़ के केस तैयार हो सकता था, सोमवार की सुबह अपील दायर हो सकती थी, नहीं की गई। तो या तो कांग्रेस बता दे कि सब हम अपील ही नहीं करनी है और हम 8 साल के लिए चाहते हैं कि राहुल गांधी चुनावी मैदान से बाहर रहें, ठीक है, वो सिर्फ सड़कों पे संघर्ष करेंगे और लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा के अंदर एंटर नहीं करेंगे, या तो ये तय हो जाए। तो कांग्रेस आखिर किस तरीके की राजनीति करना चाहती है उसको खुद पता नहीं है। जब राहुल गांधी के साथ बैठ के उनके पार्टी के मीडिया प्रभारी उनको बताते हैं कि सब आप ये बोलिए, और माइक पे सुनाई देता है कि क्या बोला जा रहा है, तो क्या समझ में आता है? क्योंकि एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है। जिस तरीके से उनको उनको पूरी पार्टी उनकी, अपोजिशन छोड़ दीजिए, उनकी अपनी पार्टी उनको पप्पू बनाए हुए है। तो जिस तरीके से वो मीडिया को दोषी ठहरा रहे हैं, अरे आप अपनी बात कहिए ना, आप सड़कों पे संघर्ष कीजिए, आज नहीं तो कल। अगर अडानी ही एक बड़ी बात थी जिसकी वजह से उनको ऐसा 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 उनके खिलाफ पूरी सरकार कार्रवाई कर रही है, तो आज जिसका नाम लिया अभी प्रदीप जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने जो बयान दिया वो तो सारी हदों को पार कर जाता है। उन्होंने कहा कि साहब उनको किसी बीजेपी के नेता ने बताया कि आखिर मोदी जी अडानी को इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि अडानी की सारी कंपनियों में मोदी का पैसा लगा है। तो ये बयान साधारण नहीं है। अब उनको भी कहा जाए कि ऑथेंटिकेट कीजिए, है ना, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले भी वो इससे बड़े बड़े बयान दे चुके हैं। तो कायदे से उनकी पार्टी के लोगों ने बहुत सहा है, पहले भी बहुत से लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं, बरी भी हुए हैं, लेकिन इस तरीके का बयान अब जो शुरू हुआ है, और यही अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने ममता बनर्जी और दूसरे लोगों के साथ मिलकर एक तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद की थी। अब सारे के सारे
मोदी और अडानी के बारे में बात करें, जो बात शुरू की थी राहुल गांधी ने। इस बात में कितनी सच्चाई है ये इसका तभी पता चल सकता है जब इस शेल कंपनियों की जांच हो। जिस 20,000 करोड़ रुपए की बात कह रहे हैं राहुल गांधी, उसकी जांच हो। जांच कौन कराएगा? या तो सरकार करा सकती है, और ऐसा नहीं है कि शेल कंपनियों की जांच अगर सरकार नहीं कराएगी तो नहीं हो सकता। बोफोर्स की जांच सरकार ने बाद में कराई। अरुण जेटली और दूसरे जितने नेता थे उन्होंने मिलके, एक पत्रकारों ने मिलके एक एक चीज की जांच की, साहब किसका कहाँ खाता है, किसने किसको कितना पैसा दिया, किससे दिया, सारी चीजें धीरे धीरे बिट बाय बिट एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके उन्होंने काफी चीजें निकाल ली थी। ये तो जोगिंदर सिंह बाद में बोफोर्स के कागज बाहर से लेके आया और बोफोर्स बोफोर्स बना। अदरवाइज अपोजिशन ने खुद इतनी मेहनत की थी, पत्रकारों ने खुद इतनी मेहनत की थी कि बोफोर्स की सारी परतें धीरे धीरे खुलने लगी थी और कोतरोची को छोड़ के भागना पड़ा देश। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। अगर अगर कोशिश करें तो बहुत चीजें निकल सकती हैं। और शेल कंपनियां, सच बात है कि 2014 के बाद से 2023 के बीच में 9 साल में जिस तरीके से अडानी की संपत्ति बढ़ी है, तो उस सोचने की बात है कि कहां से पैसा आया। हर ऐसे क्षेत्रों में जिसमें उनका कहीं कोई एक्सपर्टीज नहीं था। अगर मैं एक बात बताऊं कि पूरे गुजरात में, पूरे देश में एक गुजरात ही ऐसा प्रदेश है जहां पे अडानी जी पेट्रोलियम का रिटेल करते हैं, कि उनके पेट्रोल पंप हैं, वो बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? इसलिए बेचते हैं क्योंकि उनसे कहा गया कि आप हमारे यहाँ पेट्रोलियम के क्षेत्र में घुसिए, गुजरात में। क्यों घुसिए? क्यों? उस समय कुछ ऐसा सबक सिखाना था अंबानी जी को, तो उन्होंने कहा, उस समय जो राज्य सरकार थी उन्होंने कहा कि आप आइए। और इतना भरोसा है दोनों को, मोदी जी को भी और अडानी जी को, एक दूसरे के ऊपर। उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि साहब मेरा पेट्रोलियम में कुछ एक्सपीरियंस है या नहीं है, और उन्होंने पेट्रोलियम के रिटेल में आ गए और उन्होंने पेट्रोल पंप खोल लिए। इसी तरीके से आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे वो पोर्ट्स का मामला हो या चाहे हवाई अड्डों का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, किसी में उनका कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो सारों में न सिर्फ घुसे और बल्कि उनकी एक तरीके से मोनोपोली सी हो गई है। तो इन चीजों की सत्यता तभी जाहिर हो सकती है जब इसमें पूरी जांच हो, इन्वेस्टिगेटिव खबरें हो, अपोजिशन भी पूरी तरीके से उठाए। अब लग रहा है धीरे धीरे कि अपोजिशन एक हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी परतें हैं जो आपस में, जो जो गुत्थियां हैं आपस में, अपोजिशन को सुलझानी है। सुलझा के उनको एक फ्रंट बनाना चाहिए और बीजेपी के खिलाफ जम के लड़ाई करनी चाहिए। जहां तक राहुल गांधी का कहना है कि मैं सड़कों पे लड़ूंगा, लेकिन सड़कों पे लड़ने के लिए भी आपको कम से कम मुद्दे चाहिए, और आपका डायरेक्शन जो जो गुस्से का है, जो आपका जो सरा सरा आपका विरोध का डायरेक्शन है, वो मीडिया से अधिक आपका होना चाहिए सरकार के प्रति। लेकिन जब आप जिसे कहते हैं ना, मीडियम को ही आप टारगेट करने लगे, तो उस पर फिर थोड़ा, क्योंकि बहुत चीज ऐसा नहीं है कि मीडिया, मैं मीडिया को डिफेंड इसलिए कर रहा हूं कि बहुत पाक साफ है, बहुत ढेर सारी मीडिया में भी कमियां हैं। लेकिन मेरा कहना है कि राहुल गांधी को पहले सरकार के प्रति उनकी जवाबदेही है, उनका डायरेक्शन होना चाहिए उनके नाराजगी का, बाद में मीडिया पे आना चाहिए। और अगर जिस तरीके से उन मीडिया को निशाना बना रहे हैं, तो उससे उनका अपना कमजोरी जाहिर हो रही है। अगला सवाल सर, सरस सर आपसे। मीडिया की बात हो रही तो एक मीडिया और भी है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में जो अलग तरह से अफवाह फैलती है, पहले तो एक एडिटिंग वीडियो आता है, फिर उसके बाद इतना ज्यादा वायरल होता है कि बीजेपी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करती है, जो कि फेक होता है। तो ऐसे में क्या कहेंगे सर कि सत्ता पार्टी ही फेक मीडिया को वायरल कर रही है? देखिए, हर एक चीज के प्रोस एंड कॉन्स हैं, और साथ में ये भी है कि उनका निदान क्या है। तो एक तो पूरा एक फैक्ट चेकर्स की एक पूरी कम्युनिटी पैदा हो गई है कि जो ऐसी चीजों को फ्लैग डाउन करते हैं कि अगर कभी किसी ने भी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, इंडिपेंडेंट हो, कोई भी हो, अगर उन्होंने कुछ झूठ पेडल कर रहे हैं तो उसको कैसे लोगों तक बताना कि साहब ये गलत है। हालांकि ये बात और है
कि जो झूठ है तब तक, जब तक उसको बताया जाता कि ये झूठ है, तब तक वो ऑलरेडी वायरल हो चुका होता है, एक चीज। और दूसरी चीज कि झूठ पहुंचता है लाखों करोड़ों लोगों तक, और जो फैक्ट चेकर्स हैं उनकी रीच शायद हजारों या लाखों लाखों में होती होगी। तो इसलिए बहुत सी ऐसे लोग हैं जो उस झूठ को ही सत्य समझते हैं। जैसे अभी बताया था रविकांत जी ने कि लोग आज भी यही समझते हैं, मेरे ख्याल से अधिकतर, मेजोरिटी मैं कह सकता हूँ, अधिकांश लोग यही समझते हैं कि राहुल गांधी ने बोला था कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। तो ये इस तरीके के झूठ वक्तव्य जो हैं, अगर किसी को एट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो उसके लिए एक तरीका ये है कि आप कानूनी लड़ाई लड़ें और उनके खिलाफ ऐसे व्यक्तियों को सजा दिलाएं। पूरा आपके पास इतनी बड़ी मशीनरी है, एक मशीनरी इसीलिए से आपका मीडिया सेल है, लीगल सेल है, ये सेल है, एक सोशल मीडिया सेल के अंदर एक सेल ये बना दीजिए कि साहब जो भी हमारे बारे में कुछ भी गलत कहेगा, ये जयराम रमेश के आने के बाद ये हुआ है कि उन्होंने कई बार इस तरीके के झूठों को पकड़ा और उसका तुरंत वहीं पे खंडन किया। और इसका यही जरूरी है कि जैसे ही झूठ बोला जाए तो उसको तुरंत पकड़ लिया जाए। तो ये तो जरूरी है, और मेरे ख्याल से हो भी रहा है, लेकिन जितना जोरदार तरीके से होना चाहिए शायद अभी सभी पार्टियां या फैक्ट चेकर्स या सभी लोग उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। और अभी एक मीडिया हाउस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इस पे अच्छी खासी बहस भी हुई, और कांग्रेस की प्रवक्ता ने जो जो मीडिया सेल की एक प्रवक्ता है, तो उन्होंने बीजेपी के आईटी सेल के इंचार्ज को साथ बिठा के बताया कि साहब सारा झूठ यही फैलाते हैं। तब इससे ज्यादा उनके लिए अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन उनको लगता है कि साहब यही सर्टिफिकेट है। और उन्होंने कहा कि साहब धन्यवाद, आपने मुझे डोनाल्ड ट्रंप की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। तो ऐसे लोग बदनामी को भी क्या क्या क्या, वो एक कहावत है कि साहब बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो उसको उसमें भी अपनी अपनी खूबी देखते हैं कि साहब ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने झूठा, ट्विटर ने उनको झूठा ठहराया था, तो इसी तरीके से ट्विटर ने मुझे भी झूठा ठहरा दिया, तो मैं और डोनाल्ड ट्रंप एक ही कंपनी में। तो अब इसका, ऐसे लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते जो खुद को चोर कहलाने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। जिनके बारे में अभी बात हो रही थी, ऐसे ऐसे कई मीडिया कर्मी हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन हमारे जितने भी सो कॉल्ड बड़े मीडिया हाउस हैं उनके सामने पीछे रहते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आप जेल गए, तो और उसमें आपने माफी मांगी, आप सीधे सीधे वीडियो पे पकड़े गए, क्या क्या कह रहे हैं, उसके बाद भी बड़े बड़े मीडिया हाउस आपके सामने बिछे हुए हैं, आपके सामने बिछी हुई हैं, तो ये आज के समाज की एक विडंबना है। ये ऐसा चरित्र है समाज का। तो मीडिया उस समाज से बाहर नहीं है। समाज में अगर ऐसे ही लोगों को, कि अगर मीडिया अतीक अहमद जैसे लोगों के एक एक जेल से दूसरे जेल ले जाने को पूरा 24 घंटे तक लाइव दिखाता है, तो इससे इससे बड़ा दुखद स्थिति कि भुखमरी उनके लिए कोई कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, अर्थव्यवस्था कोई मुद्दा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कोई मुद्दा नहीं। उनके लिए क्या मुद्दा है कि साहब ये देखिए उसका कहीं गाड़ी तो नहीं पलट जाएगी, कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। तो पूरा जिस तरीके से काफिला चला है अतीक अहमद का साबरमती जेल से नैनी जेल तक, तो लग रहा था कि जैसे कम से कम 60-70 गाड़ियां, 80 गाड़ियां जा रही, कोई प्राइम मिनिस्टर या किसी कोई वीआईपी जा रहा है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर 101 मुकदमे, हिंसक मुकदमे, मर्डर के, रॉबरी के, डकैती के, अपहरण के, इस तरीके से, तो जिसके बारे में मीडिया को बात नहीं करनी चाहिए, और इसके बारे में कई बार कहा जा चुका है, चाहे आतंकवाद हो या अपराध, पब्लिसिटी ऐसे लोगों के लिए खाद का काम करती है। अगर आतंकवाद की कोई घटना होती है या अपराध की कोई बड़ी घटना होती है, आप उसको कानूनी तरीके से निपटिए, लेकिन उसका अखबारों में, मीडिया में कोई जिक्र ना हो, तो अपराधी तो वैसे ही मर जाता है कि यार हमने इतना बड़ा कांड किया और कहीं कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। तो जब आप उसको इतना गौरवान्वित महसूस कराते हैं कि देखो 24 घंटे मेरे बारे में पूरे सारे टीवी चैनल, तो मुझे 101 के बजाय तो 1001 केस करने चाहिए।
बाकी लोगों को भी इससे इंस्पिरेशन मिलती, भाई आज अतीक अहमद को 24 घंटे दिखाया तो हमें काहे नहीं दिखाया, अरे हम भी ऐसा करेंगे। ये मीडिया का ऐसा चरित्र हो गया है कि उसके बारे में जो प्रदीप जी कह रहे थे, मैं उनसे पूरी तरीके से सहमत हूं। लेकिन फिर भी अभी पहले हमें अपने आप को खुद अंदर से आवाज आनी चाहिए, अंदर से आवाज उठानी चाहिए। खैर, लेकिन जो राहुल गांधी ने कहा, मैं फिर से कहता हूं कि उनको लगा उनका कि वो फ्रस्ट्रेशन उनका निकल रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेशन के बजाय उनको वो सरकार से लड़ाई करनी चाहिए। और ठीक है, मीडिया गलत कर रही है, वो बार बार उस चीज को कहें, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो लगातार, और उसका नाम भी प्रोफेसर रविकांत से मिलता जुलता ही है, जिसके बारे में कहा गया था, तो और बेचारा 20 साल से कांग्रेस कवर कर रहा है, और वो पूरी तरीके से, हालांकि ये भी नहीं होना चाहिए कि वो आप जिसे कहते हैं एम्बेडेड जर्नलिज्म, कि आप वो किसी पार्टी को कवर करते करते पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं, जैसा चाहे वो बीजेपी के बारे में हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस के बारे में हो, चाहे समाजवादी पार्टी के बारे में या कांग्रेस के बारे में हो, किसी भी व्यक्ति को, मतलब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं जिस समय, प्रदीप जी जिस समय की बात कर रहे हैं, हम लोग एक ही संस्थान में काम करते थे, और उस समय मैं बीजेपी कवर करता था, और मुझे कई बार कई अलग अलग अवसरों पे एक आज वो मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं बीजेपी की ओर से, तो उन सज्जन ने, उस समय वो बीजेपी की पत्रिका का संपादन करते थे, तो एक दिन कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि शरद, इतना सीधे साधे से लगते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी नहीं पूछते, लेकिन जब तुम्हारी अगले दिन रिपोर्ट पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि यू ग्रो हॉर्न्स व्हेन यू फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर, तुम्हारे दैत्य बन जाते हो, यू बिकम अ डेविल। तो किसी भी पत्रकार को डेविल ही बन के देखना चाहिए, जिसे कहते हैं ना कि यू एक्चुअली नीड, कि वो क्या, डेविल्स एडवोकेट। तो पत्रकारों का काम है डेविल्स एडवोकेट बनना। पत्रकारों का काम सरकार की हाँ में हाँ मिलाना नहीं है, सरकार की या पॉलिटिकल पार्टी की, जो भी पार्टी कवर कर रहे हैं, तो उसमें आपको देखना चाहिए कि वो कहाँ गलत जा रही है। अगर आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं तो आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, फिर तो आप सीधे पार्टी ही ज्वाइन कर ली। मैं तो एक बार दिमाग में आया था कि अब तो पत्रकारों को बाकायदा बैच लगा लेना चाहिए, जैसे सुष्मिता मिश्रा 4 PM लिखा है, प्रदीप श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार लिखा है, तो ऐसे हो जाना चाहिए। शरद गुप्ता भाजपा पत्रकार, प्रदीप श्रीवास्तव सपा पत्रकार, प्रोफेसर रविकांत बसपा पत्रकार। जब वही वही काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं पट्टी लगा लीजिए, डिक्लेयर ही हो जाए। भाई आपको जहां से सुविधाएं मिल रही हैं, जहां से आपको पैसा मिल रहा है, आपको अपने संस्थान से ज्यादा अगर पैसा दूसरे लोग दे रहे हैं, सब सुविधाएं दूसरे लोग दे रहे हैं, तो क्यों नहीं आप पट्टा लगा के चलते हैं? क्यों छद्मवेश होता है? और ये बल्कि सारे पत्रकारों को इसके लिए संघर्ष करना चाहिए कि भाई मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आखिर मैं डिक्लेयर हो जाऊं।